जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में समझने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में समझेंगे। उसके अकॉर्डिंग हम मध्य प्रदेश में पहले भारत की जलवायु के बारे में देखते हैं कि आखिर भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो जलवायु के अगर बारे में हम देखते हैं तो उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि जलवायु की जो छोटी इकाई होती है क्या होती है, मौसम। उसके बारे में देखना पड़ेगा। तो मौसम जो होता है वो होता है कि अगर किसी भूभाग पर यानी कोई भूभाग है उस पर अगर थोड़े समय के लिए अगर कोई वायुमंडलीय दशा पाई जाती है ना। अगर वायुमंडलीय दशा की बात करें अपन तो वायुमंडलीय दशा किसे कहते हैं। तो किसी स्थान पर जो हवाओं का जो तापमान होता है उन हवाओं के तापमान की और जो उनका दबाव होता है उस दबाव को और जो उनकी दिशाएं होती है कि हवा कौन सी दिशा के अंतर्गत चल रही है, पूर्व दिशा के अंतर्गत चल रही है, उत्तरी हवा दिशा में हवा चल रही है, दक्षिणी दिशा में हवा चल रही है, उनमें जो परिवर्तन होता है यानी कि हवा के तापमान में, उनके दबाव में और उनकी दिशाओं में जो परिवर्तन होता है उसे हम वायुमंडलीय दशा कहते हैं। और जो वो वायुमंडलीय दशा के भूभाग पर थोड़े समय के लिए पाई जाती है, एक दिन के लिए, 24 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए अगर वो पाई जाती है या कुछ महीनों के लिए अगर वो पाई जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं, है ना। कहते हैं जब स्थान विशेष पर वायु के ताप, दाब और दिशा परिवर्तन की स्थिति को वायुमंडलीय दशा कहेंगे। और वायुमंडलीय दशा अगर किसी भूभाग पर थोड़े समय के लिए पाई जाने लगी तो उसे हम मौसम कहेंगे। अब हम बात करते हैं जलवायु की। तो मौसम अगर किसी भूभाग पर, ये मौसम जो मौसम किसी भूभाग पर अगर लगभग 30 से 35 साल तक अगर किसी भूभाग पर उस मौसम का अगर एनालिसिस किया जाए तो उस एनालिसिस के बाद वहाँ की जलवायु का निर्धारण किया जा सकता है। इसके बाद 30-35 साल के मौसम के अनुभव के आधार पर वहाँ की जलवायु का निर्धारण किया जा सकता है। तो हम देखेंगे मौसम के बारे में। तो अगर मौसम की अगर बात करें अपन तो मौसम क्या, भूभाग पर थोड़े समय के लिए पाए जाने वाली वायुमंडलीय दशा, थोड़े समय के लिए पाए जाने वाली वायुमंडलीय दशा, समय के लिए पाई जाने वाली कौन सी, वायुमंडलीय दशा। वायुमंडलीय दशा मौसम कहलाती है। क्या कहलाती है, मौसम कहलाती है। मतलब वायुमंडलीय दशा की अगर हम बात करेंगे तो क्या कि ताप, दाब, वायु के टेम्परेचर टेम्परेचर है ना, प्रेशर प्रेशर और उनके दिशा परिवर्तन की स्थिति वायुमंडलीय दशा कहलाती है। परिवर्तन की स्थिति वायुमंडलीय दशा कहलाती है। अगर हम बात करें जलवायु की तो जलवायु किसे कहते हैं कि लगभग 30 से 35 साल के, इसे 30 से 35 साल के मौसम के अनुभव को हम जलवायु कहते हैं। अनुभव को जलवायु कहते हैं। इसे 30 से 35 साल के मौसम के अनुभव को हम जलवायु कहते हैं। अब जलवायु का निर्धारण करने के लिए पृथ्वी के ऊपर जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है उनका बहुत ही अत्यधिक महत्व होता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले पृथ्वी के अंदर जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं उनके बारे में समझते हैं। तो समझते हैं सबसे पहले कि जैसे ये पृथ्वी है तो पृथ्वी के उत्तरी उत्तर में ये कौन सा, उत्तरी ध्रुव। यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर में उत्तरी ध्रुव, पृथ्वी की स्थिति आकार कैसा है, जीवड़ है। ये अपन जियोग्राफी में देखते हैं पृथ्वी का आकार जीवड़ है, लेकिन यहाँ पे समझने के लिए पृथ्वी को गोल बनाया गया है ना। तो पृथ्वी की उत्तरी ध्रुव, इधर नीचे देखेंगे तो पृथ्वी का ये दक्षिणी ध्रुव आता है। कौन सा, दक्षिणी ध्रुव आता है पृथ्वी का, कौन सा, दक्षिणी ध्रुव। देखेंगे तो पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा खींची गई है जिसे हम क्या विषुवत रेखा या 0 डिग्री लाइन या क्या बोलते हैं, इक्वेटर लाइन बोलते हैं। कौन सी, विषुवत रेखा। कौन सी रेखा है ये, विषुवत रेखा या 0 डिग्री लाइन है। इसे हम विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन या 0 डिग्री लाइन भी कहते हैं। अब देखेंगे अपन तो इसके ऊपर ये जो 0 डिग्री लाइन है इसके ऊपर 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे करके 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कौन सा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पाया जाता है। कौन सा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। क्या बोलते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा ये जो डिग्री है ये पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह पर बनने वाले कोण, पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह पर बनने वाले कोण को हम 1 डिग्री 2 डिग्री बोलते हैं। जो 1 डिग्री यानी 1 डिग्री से 0 डिग्री से 1 डिग्री के बीच के जो लंबाई होती है वो पृथ्वी की वास्तविक में 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, वास्तव में 111 किलोमीटर की लंबाई होती है। यानी 1 डिग्री से 2 डिग्री तक जाने के लिए अगर पृथ्वी के ग्लोब पर 1 डिग्री से 2 डिग्री जाने पर पृथ्वी पर वास्तविक में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, तो 111 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। तो इसी प्रकार पृथ्वी के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा होती है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में, यहाँ पर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के अंतर्गत कौन सी रेखा पाई जाएगी, तो मकर रेखा पाई जाती है। कौन सी, मकर रेखा पाई जाती है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में मकर रेखा पाई जाती है। इसी प्रकार अगर पृथ्वी के थोड़ा और नीचे चलते हैं पर तो 66.5 डिग्री, कितना, 66.5 डिग्री
दक्षिणी अक्षांश में, 66.5 कहाँ पे, दक्षिणी अक्षांश में, 66.5 दक्षिणी अक्षांश में कौन सी रेखा पाई जाएगी, तो इसे हम बोले हैं अंटार्कटिका व्रत। कौन सा, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका व्रत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंटार्कटिका व्रत। क्या बोलते हैं, अंटार्कटिका व्रत बोलते हैं। इसी प्रकार उत्तरी उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में भी 66.5 डिग्री, कितने, 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, उत्तरी अक्षांश पर जो रेखा पाई जाएगी उसे हम क्या बोलते हैं, आर्कटिक व्रत। आर्कटिक, आर्कटिक व्रत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्कटिक व्रत बोलते हैं। अगर हम देखेंगे तो, अगर हम देखते हैं तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आर्कटिक व्रत, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अंटार्कटिका व्रत बोलते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अगर हम मकर रेखा कहते हैं। 0 डिग्री लाइन को इक्वेटर लाइन, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। अब जो पृथ्वी का जो ये भूभाग है, ये पृथ्वी जब सूर्य के चक्कर लगाती है, क्या पृथ्वी जब सूर्य के चक्कर लगा रही है, तो पृथ्वी अगर सूर्य के चक्कर लगाती है तब जब सूर्य की जो किरणें होती है वो पृथ्वी के इस वाले भूभाग पर, यहाँ पे कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच वाले भूभाग पर लगातार, इसी भूभाग पर सूर्य की लगातार किरणें पड़ती है। इस कारण ये सूर्य का ये जो पृथ्वी का ये भाग है क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, ये भाग गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। और पृथ्वी ऐसे सूर्य के चक्कर लगा रही चारों ओर, और पृथ्वी के चक्कर लगाते समय सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं वो इस भूभाग को पड़ती है, क्योंकि सूर्य हमेशा 23.5 यहाँ से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में जाता है। कभी भी सूर्य कर्क रेखा से ना तो ऊपर जाता है ना ही मकर रेखा से नीचे जाता है। तो सूर्य हमेशा इस वाले भूभाग के संपर्क में रहता है, यानी पृथ्वी का यह भाग हमेशा सूर्य के संपर्क में रहता है, इसलिए यह क्षेत्र गर्म क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, गर्म क्षेत्र हो जाता है। गर्म क्षेत्र हो जाता है क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पर लगातार पड़ती है ना, लगातार पड़ती है, इस कारण ये क्षेत्र गर्म क्षेत्र हो जाता है। अब बात आती है यहाँ पर गर्म क्षेत्र की, तो गर्म क्षेत्र को गर्म को ज्योग्राफी के अंतर्गत क्या बोलते हैं, अपन उष्ण बोलते हैं, उष्ण बोलते हैं। और क्षेत्र को क्या बोलते हैं, कटिबंध, कटिबंध क्षेत्र को क्या बोलते हैं अपन, कटिबंध। तो इस प्रकार ये क्षेत्र क्या कहलाता है, ज्योग्राफी के अंतर्गत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। कौन सा, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाएगा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाएगा। इसी प्रकार जब सूर्य कर्क रेखा पर आता है, जब सूर्य कर्क रेखा आता है, कहाँ पे, कर्क रेखा पर आता है, तब सूर्य यहाँ से सूर्य की जो किरणें होती है वो कहाँ पे, तिरछी किरणें पड़ती हैं 66.5 डिग्री आर्कटिक व्रत के, यानी कि 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के अंतर्गत यहाँ से सूर्य की किरणें कौन कैसी पड़ेगी, तिरछी किरणें पड़ेगी। लंबवत तो वो कर्क रेखा तक ही आता है ना, तो कर्क रेखा के बाद यहाँ पे कैसी किरणें पड़ेगी, तो वहां पे तिरछी किरणें पड़ती है, तो तिरछी किरणें पड़ती है, इस कारण यहाँ पर ये क्षेत्र कैसा हो जाता है, उष्ण हो जाता है, यानी गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। लेकिन ये वाला क्षेत्र जब सूर्य कर्क रेखा पर रहता है तब ये वाला क्षेत्र ठंडा हो जाता है। कैसा होता है, ठंडा हो जाता है, ठंडा कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। और ये वाला क्षेत्र उस समय गर्म हो जाता है। लेकिन जैसे सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा पर आएगा, जैसे सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा पर आएगा, तो मकर रेखा पर आने पर सूर्य की किरणें इस वाले क्षेत्र पर तिरछी पड़ेगी, और ये वाला क्षेत्र तो गर्म होगा, ये वाला क्षेत्र गर्म होगा, लेकिन ये वाला क्षेत्र सूर्य की किरणें यहाँ पर पहुंच नहीं पाएगी, तो सूर्य की किरण यहाँ नहीं पहुंच पाएगी, इस कारण ये क्षेत्र ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो ठंडा हो जाएगा मतलब उष्ण प्लस शीत, उष्ण प्लस शीत बराबर शीतोष्ण। कैसा हो जाएगा, शीतोष्ण कटिबंधी। तो ये वाला क्षेत्र कैसा कहलाएगा, शीतोष्ण कटिबंधी क्षेत्र कहलाएगा। इसी प्रकार जब सूर्य की किरण यहाँ पर पड़ती है तब ये क्षेत्र भी उष्ण हो जाता है, तो उष्ण गर्म हो जाता है, तो गर्म ठंडा प्लस गर्म बराबर ये भी क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, शीतोष्ण प्रकार का क्षेत्र हो जाएगा। तो यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधी। तो एक आपने कैसा, यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधी किस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर शीत और उष्ण, जब सूर्य कर्क रेखा पर रहता है, तब मकर रेखा पर ठंडी होती है, और जब सूर्य मकर रेखा पर रहता है तो कर्क रेखा पर ठंडा होता है। और जब सूर्य मकर रेखा पर रहता है तो यह क्षेत्र का मकर रेखा वाला क्षेत्र गर्म और यह क्षेत्र ठंडा होता है। और जब सूर्य मकर रेखा पर रहता है तब कर्क रेखा वाला क्षेत्र ठंडा है ना, और मकर रेखा वाला क्षेत्र गर्म हो जाता है। इस प्रकार यहाँ वाले क्षेत्र पर यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कौन सी पाया जाएगा, शीतोष्ण कटिबंधी क्षेत्र पाया जाएगा। और इसी प्रकार हम देखेंगे तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य कौन सा शीतोष्ण कटिबंधी क्षेत्र पाया जाता है। और सूर्य की किरणें लगातार 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी कि कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में सूर्य की लंबवत किरणें पड़ने के कारण
ये क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। अब देखेंगे अपन तो 6.5 डिग्री यानी आर्कटिक वृत्त से ऊपर, आर्कटिक वृत्त से ऊपर ये और अंटार्कटिका वृत्त से नीचे यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की किरणों का लगभग अभाव पाया जाता है। यहाँ पर सूर्य की किरणें बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, कम मात्रा में पहुंच पाती है, इसलिए इसे शीत कटिबंधीय क्षेत्र और इसको भी अपन शीत कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? शीत कटिबंधीय क्षेत्र क्या बोलते हैं? शीत कटिबंधीय क्षेत्र, इसको बोलते हैं शीत कटिबंधीय क्षेत्र, शीत कटिबंधीय क्षेत्र। तो शीत कटिबंधीय क्षेत्र कौन सा? आर्कटिक वृत्त से ऊपर वाला यानी उत्तरी ध्रुव पर और अंटार्कटिका वृत्त से नीचे वाला यानी कि दक्षिणी ध्रुव के ऊपर अपना शीत कटिबंधी 6.5 डिग्री 3.5 डिग्री के बीच में शीतोष्ण है ना, और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पाया जाता है। अब देखें भारत की स्थिति के बारे में, तो भारत कहाँ पे? मकर रेखा पे स्थित है, भारत मकर रेखा पे स्थित है। यहाँ पे लिख देते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और भारत की अगर बात करें तो भारत कर्क रेखा पे, तो भारत यहाँ पे आता है कर्क रेखा के ऊपर, भारत यहाँ पे आता है कर्क रेखा के ऊपर है ना, भारत कर्क रेखा के ऊपर आता है। तो भारत में जो कर्क रेखा, भारत के 8 राज्यों से कौन कौन से 8 राज्य यहाँ से गुजरेगी? तो यहाँ पर गुजरात, गुजरात के बाद जाएगी राजस्थान, राजस्थान के सिर्फ 2 जिले 2 जिलों से होकर गुजरती है। राजस्थान के बाद जाएगी तो मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के कितने जिलों से? 14 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो मध्य प्रदेश के 14 जिले, तो राजस्थान कहाँ पे? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। राजस्थान के बाद कहाँ जाएगी? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद कहाँ पे? अपने झारखंड, छत्तीसगढ़ से झारखंड, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से त्रिपुरा और मिजोरम है ना। कहाँ पे? गुजरात, गुजरात राजस्थान, राजस्थान से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से झारखंड, झारखंड से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से मिजोरम और त्रिपुरा और मिजोरम। इस प्रकार भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरने वाली कर्क रेखा तथा मध्य प्रदेश के 14 जिले। तो 14 जिलों के बारे में हमने जब मध्य प्रदेश के जिले पढ़ रहे थे उस समय देखा था। कौन कौन से जिले थे? तो रतलाम, उज्जैन, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, उसके बाद राजगढ़, सीहोर, भोपाल, राजगढ़, सीहोर, भोपाल। उसके बाद से देखा था अपने विदिशा, रायसेन और सागर, विदिशा, रायसेन और सागर। उसके बाद देखा आपने दमोह, जबलपुर, कटनी, दमोह, जबलपुर, कटनी, कितने? 13 जिले तो हो गए और 12 जिले हो गए। उसके बाद उमरिया और शहडोल, कितने? उमरिया और शहडोल। ये 14 जिलों से होकर, मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत के 8 राज्यों से और मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरने वाली कर्क रेखा भारत में किस प्रकार की उष्ण कटिबंधीय यानी उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु का निर्धारण करती है। तो जलवायु का निर्धारण कितने प्रकार से हो गया? एक तो आपके कर्क रेखा और मकर रेखा रेखाओं के आधार पर, क्योंकि सूर्य की जो किरणें होती है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पाई जाती है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के आधार पर जलवायु का निर्धारण किस प्रकार से? उष्ण कटिबंधीय जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। तो भारत में अगर वर्षा की बात करेंगे, शीत ऋतु की अगर हम बात करते हैं, तो शीत ऋतु की जो बात करते हैं अपन भारत में, तो भारत की जो शीत ऋतु आती है भारत में, यहाँ पर साइबेरियन हवा है। कहाँ पे? उत्तरी ध्रुव से साइबेरियन हवाएं चलती है, साइबेरियन हवाएं चलती है। कौन सी हवाएं चलती है? ये साइबेरियन हवाएं, साइबेरियन हवाएं चलती है। कौन सी? साइबेरियन हवाएं चलती है। लेकिन जब वो भारत वाले क्षेत्र में प्रवेश करती है तो भारत में यहाँ पर उसको यहाँ पर लगभग कितना? 2500 किलोमीटर लंबा क्या मिलता है? हिमालय मिलता है। हिमालय क्या मिलता है? हिमालय मिलता है 2500 किलोमीटर लंबा और लगभग 9 किलोमीटर ऊंचा हिमालय है ना। एवरेज कितना उसका? 8,848 एवरेज की ऊंचाई है ना, 8,848। तो लगभग 8 किलोमीटर ऊंचा और 2500 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ हिमालय इन साइबेरियन हवा को मिलता है। तो ये साइबेरियन हवा हिमालय से टकराकर, कहाँ से? हिमालय से टकराकर रुक जाती है, और रुक जाती है। तो ये भारत में कैसी? वास्तविक शीत ऋतु न लाकर आंशिक शीत ऋतु लाती है। कौन सी? वास्तविक शीत ऋतु न लाकर आंशिक शीत ऋतु लाती है। कौन सी? साइबेरियन हवा है। क्योंकि इन साइबेरियन हवाओं का टेम्परेचर -35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना? -35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अगर हिमालय न होता तो ये हवा सीधा भारत में प्रवेश करती। कहाँ से? भारत में प्रवेश करती और भारत का टेम्परेचर ठंड के अंतर्गत 30 से 35 डिग्री और बढ़ जाता है, यानी -35 डिग्री के लगभग यहाँ का भारत का टेम्परेचर रहने वाला होता। तो हिमालय की वजह से यहाँ पर शीत ऋतु, वास्तविक शीत ऋतु ना आकर आंशिक शीत ऋतु आती है। काहे की वजह से? हिमालय की वजह से, साइबेरियन हवा के कारण। अगर हम बात करते हैं भारत में वर्षा की, तो भारत में हमेशा दो प्रकार की शाखाओं से वर्षा होती है। एक तो अरब सागर की शाखा से, एक तो अरब सागर की शाखा से वर्षा होती है। दूसरी यहाँ पर पश्चिम बंगाल की खाड़ी। कौन सी? बंगाल की खाड़ी की शाखा से। कौन सी? बंगाल की खाड़ी की शाखा से बाद में वर्षा होती है।
है ना। अरब सागर की शाखा से और बंगाल की खाड़ी से भारत में वर्षा होती है। तो अरब सागर की से जो वर्षा होती है वो अरब सागर से जो वर्षा होगी वो यहाँ से आर्द्रता ग्रहण करके, कहाँ से, अरब सागर से आर्द्रता ग्रहण करके जब पहली वर्षा होती है कहाँ पे होती है, यहाँ पर केरल के मालाबार तट पर, केरल के मालाबार तट पर होते हैं। यहाँ पर केरल आ गया, यहाँ पर जो मालाबार तट है यहाँ पर कौन सा आ गया, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला आ गई। तो यहाँ से आर्द्रता ग्रहण करके जब आर्द्रता ग्रहण करके जब बादल आगे बढ़ते हैं तो यहीं पर पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर सबसे पहले वर्षा कराते हैं कहाँ पर, केरल के मालाबार तट पर, केरल के मालाबार तट पर। और ये हिमालय से टकराकर जब पुनः लौटते हैं तो ये उत्तर पूर्वी मानसून, जब उत्तर पूर्वी मानसून लौटता हुआ आता है तो उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से पूरे भारत में वर्षा नहीं होती है। कब, उत्तर पूर्वी, जब यहाँ के आर्द्रता ग्रहण करके ये भारत में बारिश करवाता हुआ आगे बढ़ता है और हिमालय से टकराकर जो उत्तर पूर्वी मानसून रिटर्न आता है तब वो पूरे भारत में बारिश नहीं करवा पाता है। लेकिन कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी से वो अपनी आर्द्रता को ग्रहण करता है, थोड़ी आर्द्रता तो उसमें बची हुई रहती है। जब वो यहाँ से हिमालय से टकराकर पुनः लौटता है उस समय उसमें थोड़ी आर्द्रता तो बची रहती है, लेकिन बाकी की आर्द्रता वो थोड़ी आर्द्रता बंगाल की खाड़ी से ग्रहण करता है और अपनी आर्द्रता बढ़ा लेता है। और आर्द्रता बढ़ाने के बाद वो यहाँ पर कहाँ पे, यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर तमिलनाडु आ गया, तमिलनाडु के कौन से, कोरोमंडल तट पर, तमिलनाडु का यहाँ पर कोरोमंडल तट आ गया। यहाँ पर पश्चिमी घाट पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला आ गई। तो यहाँ पर कोरोमंडल तट पर वो वर्षा का कारण बनता है। तो शीत ऋतु में वर्षा कहाँ से, उत्तर पूर्वी मानसून से, कहाँ पे, कोरोमंडल तट पर, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। और गर्मी ग्रीष्मकालीन वर्षा कहाँ से होती है, अरब सागर की खाड़ी से वर्षा होती है ग्रीष्मकालीन वर्षा, जो कि सबसे पहले केरल के मालाबार तट पर होती है। बात करेंगे शीत ऋतु में, अगर वर्षा की अगर हम बात करते हैं तो शीत ऋतु में वर्षा यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ के कारण भी होती है। कहाँ पे, पश्चिमी विक्षोभ के कारण भी होती है। कहाँ पे, पश्चिमी विक्षोभ। अगर पश्चिमी विक्षोभ की अगर हम बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से, यहाँ पर भूमध्य सागर, यहाँ पर भूमध्य सागर आ गया। कौन सा, भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर से उठने वाली हवाएं, भूमध्य सागर से उठने वाली ठंडी हवाएं जब जब भारत में प्रवेश करती है तो भारत में यहाँ से हिमालय से होते हुए यहाँ से दो भागों में बढ़ जाती है। एक शाखा यहाँ से निकल जाती है चाइना की ओर, कहाँ निकल जाती है, चाइना की ओर। और दूसरी शाखा जब भारत में प्रवेश करती है तो भारत में प्रवेश करती है तो ये शाखाएं भारत में शीत ऋतु के अंतर्गत वर्षा का कारण बनती है। कौन सा, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। तो बाद में वर्षा का कारण हमने देखा अरब सागर की शाखा से, बंगाल की खाड़ी की शाखा से, और तीसरा पश्चिमी विक्षोभ से यहाँ पर भारत में कौन सी ये होती है, भारत में वर्षा का कारण बनती है। अगर मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखेंगे तो मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश को क्या जलवायु के आधार पर, अगर मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश को जलवायु के आधार पर चार भागों में, इन्हें चार भागों में बांटा है, इन्हें चार भागों में बांटा गया है, इन्हें चार भागों में बांट दिया गया है मध्य प्रदेश को जलवायु के आधार पर। कौन कौन से भाग देखते हैं अपन, तो मध्य प्रदेश के जो ये भाग है, कौन सा, मध्य प्रदेश का ये भाग है, इसको बोलते हैं अपन उत्तर का मैदानी क्षेत्र। कौन सा, उत्तर का मैदानी क्षेत्र। इसको उत्तर का मैदानी क्षेत्र बोलेंगे, इसको उत्तर का मैदानी क्षेत्र, उत्तर का मैदानी क्षेत्र, उत्तर का मैदानी क्षेत्र। यह क्षेत्र कौन सा कहलाया, उत्तर का मैदानी क्षेत्र कहलाया। फिर यहाँ की जलवायु की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के उत्तर के मैदानी क्षेत्र का जो जलवायु है वो कौन सी, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। किस प्रकार की, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। कौन सी, महाद्वीपीय प्रकार की, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। कहाँ पे, उत्तर के जो उत्तर का मैदान है मैदानी क्षेत्र, वहां पर महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु। फिर यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ठंड भी अत्यधिक पड़ती है। क्या पड़ती है, ठंड भी, यहाँ पर ठंड भी अत्यधिक पड़ती है ना। यहाँ पर पड़ती है, यहाँ पर ठंड भी अत्यधिक पड़ती है, ठंड अत्यधिक, गर्मी भी अत्यधिक पड़ती है, और वर्षा भी अत्यधिक, ठंड अत्यधिक पड़ती है, गर्मी अधिक पड़ती है, और वर्षा कम होती है। कहाँ पे, वर्षा कम होती है, वर्षा कम होती है। कहाँ पे, उत्तर का मैदानी क्षेत्र में। अब ठंड अधिक पड़ने का कारण क्या है, यहाँ पर एक तो ठंड अधिक पड़ने का कारण क्या है कि यहाँ से जो पश्चिमी विक्षोभ है और जो साइबेरियन हवा है, हिमालय से आने वाली जो ठंडी हवाएं है, ये क्षेत्र उसके सीधा संपर्क में है। यहाँ पर उत्तर के मैदानी क्षेत्र पे ऊपर गंगा का मैदानी क्षेत्र आता है, और गंगा के मैदानी क्षेत्र में यहाँ पर कोई भी लंबवत पर्वत न होने के कारण हिमालय से जो आने वाली ठंडी हवा है वो सीधे इसी क्षेत्र में प्रवेश करती है। तो इसी क्षेत्र में प्रवेश करने के कारण यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में ठंडी पड़ती है। कहाँ पे, उत्तर के मैदानी क्षेत्र में। कहाँ पे, यहाँ पे कौन सा जिला आ गया, तो भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया और ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, इन जिलों के अंतर्गत, है ना, लगभग अत्यधिक मात्रा में ठंड पड़ती है ना। उत्तर का किस कारण से, कि
हिमालय का जो आने वाली ठंडी हवा है वो सीधे इसी क्षेत्र में प्रवेश करती है। बात करते हैं अपन गर्मी की, तो यहाँ पर अत्यधिक गर्मी का कारण है एक तो कर्क रेखा से नजदीकता। अब कर्क रेखा यहाँ से गुजर रही है, कहाँ से, रतलाम, उज्जैन, इन मध्य प्रदेश 14 जिलों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा से मध्यस्थता के कारण यहाँ पर गर्मी अत्यधिक मात्रा में पड़ती है, क्योंकि जब सूर्य कर्क रेखा पर आता है तो यहाँ पर सीधा चमकता है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि क्या आया था क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि हाँ, एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि जो सूर्य होता है वो सूर्य अपने भोपाल शहर पर कितनी बार चमकता है, कितनी बार चमकता है। तो सूर्य भोपाल शहर पर सिर्फ एक बार चमकता है, क्योंकि कर्क रेखा पर सूर्य एक बार आता है वो पुनः लौट जाता है। तो सूर्य लंबवत सीधा चमकने का मतलब लंबवत 90 डिग्री कोण पे कितनी बार चमकता है, तो एक बार चमकता है ना। इस प्रकार अगर बात क्वेश्चन आ जाए, है ना, क्या आ जाए कि चेन्नई के ऊपर सूर्य कितनी बार चमकता है, तो सूर्य चेन्नई के ऊपर 2 बार चमकेगा। कब, एक तो वो जब मकर रेखा से कर्क रेखा पर जाएगा तब, और एक कर्क रेखा से पुनः मकर रेखा पर आएगा तब, एक 2 बार से सूर्य चमकता है। अगर बात की जाए तो बिहार, उत्तर प्रदेश, इनके ऊपर सूर्य कितनी बार चमकता है, तो इस साल में एक भी बार सूर्य इनके ऊपर नहीं चमकता है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश, बिहार, ये कर्क रेखा, ये कर्क रेखा यहाँ से मध्य प्रदेश होकर गुजरी, और उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, है ना, बिहार का क्षेत्र, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र, ये कर्क रेखा से ऊपर आ जाता है, और सूर्य कर्क रेखा से ऊपर कभी नहीं जाता है। तो जो सूर्य की किरणें होती है वो उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, पंजाब, इनके ऊपर लंबवत ना होकर तिरछी तिरछे चमकती है। तो इन वाले क्षेत्रों के अंतर्गत, इन वाले क्षेत्र के अंतर्गत तो सूर्य कभी भी अपनी लंबवत किरणें नहीं डालता है। कब, इन वाले क्षेत्र में लंबवत किरणें नहीं डालता है। आपको ये क्षेत्र पता होना चाहिए कि ये क्षेत्र कहाँ पर आता है ना, ये जिला कहाँ पे आता है, तब आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे पाओगे। तब यहाँ पे देखा ना, ठंड और गर्मी का कारण तो देख लिया। वर्षा कम क्यों होती है, तो जब वर्षा कम क्यों होती है, क्योंकि जब अरब सागर की शाखा से, अरब सागर की शाखा से जब आर्द्रता ग्रहण करके वो आगे बढ़ती है, तब यहाँ पर ना कोई भी लंबवत पर्वत न होने के कारण, यहाँ पे कोई भी लंबवत पर्वत न होने के कारण ये जो जलवायु है सीधा हिमालय से टकराती है, और हिमालय के मासिनराम वाले इलाके में ये वर्षा का कारण बनती है। लेकिन यहाँ पर पर्वत का ना होना यहाँ पर कम वर्षा का कारण बनता है। क्या, किसी लंबवत पर्वत का ना होना यहाँ पर कम वर्षा का कारण बनता है। दूसरे प्रकार की अगर हम बात करेंगे तो दूसरे में आता है ये क्षेत्र मालवा का क्षेत्र। कौन सा, मालवा का पठार। कौन सा, मालवा का पठार। ये हम पठार वाले क्षेत्र में देख लेते हैं कि ये मालवा का पठार, मालवा का पठार। यहाँ पर अगर जलवायु की बात करी जाए तो यहाँ पर समशीतोष्ण प्रकार की, कौन सी, समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। समशीतोष्ण जलवायु उसे कहते हैं जिसे, जहाँ पर, कहाँ पे, समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। समशीतोष्ण जलवायु किसे कहेंगे, जहाँ पर ठंडी, कहाँ पे, जहाँ पर ठंडी, गर्मी, गर्मी और वर्षा, वर्षा, ठंडी, गर्मी और वर्षा तीनों की तीनों को ऐसी हो, सामान्य हो, ऐसे इलाके को हम समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु कहते हैं। तो यहाँ पर ठंडी, गर्मी और वर्षा यहाँ पर सामान्य होती है। अगर ठंडी की बात करी जाए तो ठंडी यहाँ पर कर्क रेखा से नजदीकता के कारण यहाँ पर ठंडी कम होती है, यानी सामान्य पाई जाती है। गर्मी गर्मी भी यहाँ पर कम पाई जाती है, क्योंकि ये कहाँ पे, उत्तर की जो हवा आने वाली है वो इसके सीधे संपर्क में रहती है। और अगर वर्षा की अगर बात करें तो कम वर्षा का कारण, यहाँ की सामान्य वर्षा का कारण सिर्फ अरब सागर की शाखा से बारिश होना यहाँ का सामान्य वर्षा का कारण बनता है। कहाँ पे, अरब सागर की शाखा से वर्षा होना यहाँ की सामान्य वर्षा का कारण बनता है। कहाँ पे, यहाँ पर अरब सागर की वर्षा। तो इसकी बात करें तो इस जलवायु को, जो मालवा के पठार की जलवायु है, इसको किसके द्वारा, चीनी यात्री जो फायान था, कौन था, फायान, चीनी यात्री फायान द्वारा इसको विश्व की सर्वश्रेष्ठ, कौन सी, विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु की उपाधि दी गई है। विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु की उपाधि दी गई है इसको, मालवा के पठार की जलवायु को, है ना। किसे, समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ठंडी, गर्मी, वर्षा सामान्य, है ना। फायान द्वारा विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु की संज्ञा दी गई है। बात करें अपन किसकी, मध्य प्रदेश के तीसरे भाग की, तो कौन सा भाग है, कौन सा भाग देखते हैं अपन, विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र, है ना। कहां से, विंध्य का पठारी क्षेत्र। कौन सा, विंध्य का पठारी क्षेत्र। यह क्या, विंध्य का पठारी क्षेत्र, विंध्य का पठारी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, है ना। चौथा भूभाग विंध्य का पठारी क्षेत्र, और यह नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र। कौन सा, नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र, है ना। तो कितने भाग, 4 भाग देख लिए हम लोगों ने, कौन कौन से, उत्तर का मैदानी क्षेत्र, मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र और विंध्य का पठारी क्षेत्र। अगर विंध्य के पठारी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर ठंड और गर्मी तो सामान्य रहती है।
क्या ठंड और गर्मी तो सामान्य रहती है। कहाँ पे ठंड प्लस गर्मी तो क्या रहती है, सामान्य सामान्य रहती है। लेकिन यहाँ पर वर्षा वर्षा की अगर बात करें तो ये वर्षा अधिक मात्रा में होती है। वर्षा कहाँ से अधिक मात्रा में होती है, अधिक मात्रा में वर्षा का होना कहाँ से, क्योंकि यहाँ से जो अरब सागर की शाखा है उसके द्वारा भी वर्षा होती है तथा बंगाल की खाड़ी से आद्रता ग्रहण करके जो वर्षा होती है वो भी यहाँ पर वर्षा हो जाती है। इसलिए यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती है। कहाँ पे, विंध्य के पहाड़ी क्षेत्र में। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की दोनों शाखाओं से होने वाली वर्षा यहाँ पर अत्यधिक वर्षा का कारण बनती है। उसके बाद अगर बात करें नर्मदा सोनघाटी क्षेत्र की, तो नर्मदा सोनघाटी क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो नर्मदा सोनघाटी क्षेत्र में के पूर्वी क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में वर्षा कम होती है। कहाँ पे वर्षा कम होती है, इस वाले क्षेत्र में एक ही शाखा से वर्षा कम होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अरब सागर की शाखा से वर्षा होती है। लेकिन यहाँ पर पूर्वी क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होती है। कहाँ पे, पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत अत्यधिक वर्षा होती है ना। कहाँ पे, पूर्वी क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होती है और यहीं पर अत्यधिक वर्षा होती है। किसके, अत्यधिक वर्षा नर्मदा सोनघाटी क्षेत्र के पूर्वी क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा और पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत कम वर्षा होती है। पूर्वी क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा यहाँ पर पंचमढ़ी, यहाँ पर 199 सेंटीमीटर, इसी के अंतर्गत पंचमढ़ी में 199 सेंटीमीटर की वर्षा 199 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। यहाँ पे तो नर्मदा सोनघाटी क्षेत्र के पंचमढ़ी में 199 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। यहाँ पे वर्षा का अत्यधिक कारण क्या, भूमध्य रेखा से समीपता, भूमध्य रेखा से समीपता, यहाँ पे अत्यधिक वर्षा और है ना। कहाँ, भूमध्य रेखा से समीपता तथा कर्क रेखा के भूमध्य रेखा और कर्क रेखा समीपता यहाँ पर अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक वर्षा का कारण बनती है ना। तो क्या देखा आपने, उत्तर का मैदानी क्षेत्र यहाँ पर महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु, ठंडी गर्मी वर्षा बराबर। विंध्य का पठारी क्षेत्र ठंडी गर्मी सामान्य लेकिन वर्षा अधिक मात्रा में पाई जाती है। नर्मदा सोनघाटी क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत कम वर्षा और पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत अत्यधिक वर्षा है ना। मालवा के पठार की देखेंगे तो समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु फायान द्वारा सर्वश्रेष्ठ जलवायु की संज्ञा दी गई। ठंडी गर्मी वर्षा सामान्य मात्रा में पाई जाती है। इस प्रकार मध्य प्रदेश के जलवायु को 4 भूभागों के अंतर्गत बांटा गया था। भारत की जलवायु हमने देखी, मध्य प्रदेश की जलवायु देखी। तो देखते हैं अपन तो कि कर्क रेखा पर सूर्य कब जाता है ये देख लेते हैं। तो कर्क रेखा पर सूर्य जाता है कब, 21 जून को। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के ऊपर लंबवत रहता है। कब, 21 जून को कर्क रेखा पे लंबवत रहता है। उसके बाद देखेंगे अपन तो विषुवत रेखा के ऊपर तो एक तो जाते टाइम तो 21 मार्च को, कितने 21 मार्च को जाते टाइम 21 मार्च को, और लौटते टाइम देखेंगे तो 23 सितंबर को सूर्य इस विषुवत रेखा के ऊपर रहता है। अगर देखेंगे अपन मकर रेखा के ऊपर, तो मकर रेखा के ऊपर कब रहता है, 22 दिसंबर को। तो 22 दिसंबर को सूर्य कहाँ पे, मकर रेखा रहता है। इसलिए कर्क रेखा वाले पे स्थित राज्यों देशों के ऊपर ठंड रहती है। और जब 21 जून को सूर्य मकर रेखा रहता है तब यह भारत में गर्मी रहती है, और इस वाले क्षेत्र में क्या रहती है, अपने गर्मी रहती है, ठंड रहती है। तो सूर्य मकर रेखा पे 22 दिसंबर को, यानी कि 22 दिसंबर को मकर रेखा के ऊपर है ना। तो सबसे लंबी रात 22 दिसंबर को, भारत की सबसे लंबी रात 22 दिसंबर को। उसके बाद मकर रेखा पर विषुवत रेखा पर 21 मार्च 23 सितंबर है ना। सूर्य के उत्तरायण के समय सूर्य 21 मार्च को विषुवत रेखा पर, और दक्षिणायन के समय 23 सितंबर को। 21 जून को सूर्य अपने कर्क रेखा के ऊपर रहता है ना। तो सूर्य देखिए 21 जून को 23 सितंबर, ये सूर्य की स्थिति देखिए हमने। मध्य प्रदेश के बारे में जलवायु देखी, भारत की स्थिति, ग्लोब के अंदर भारत की स्थिति देखी, कर्क रेखा देखा। इस प्रकार हमने भारत की जलवायु देखी। देखेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत मध्य प्रदेश और भारत में ऋतुओं का वर्गीकरण, कि भारत में शीत ऋतु कब आती है, ग्रीष्म ऋतु कब आती है, मावठा कब होता है, ये सब क्षेत्र देखते हैं अपन मध्य प्रदेश के और भारत के क्षेत्रों में है ना, ऋतुओं के बारे में। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।